जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 100 के ही सारे पार्ट करके हमने ख़त्म करना है। लेक्चर पार्ट जी तक जाएंगे इंशाल्लाह हम। हैंडसम लिमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है। वो फ़ोन मैंने आपको नंबर दिया, उससे करोगे तो वो इधर ही दिया था एक दफ़ा, उससे कर लो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स वॉज 466 मिलियन। करें नोट। करंट टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 466। थोड़ा सा ज़रा बस ये फ़ायदा होगा, थोड़ा IS12 रनिंग में आ जाएगा बस। कॉन्सेप्ट्स इसमें हैं अच्छे, 2-3 कॉन्सेप्ट इसमें अच्छे हैं। टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सीड द अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बाय 116। सही है। टैक्स डेप्रिसिएशन ज़्यादा है ना अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से। एन इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 50 वाज आल्सो रिकॉर्डेड इन P&L। इम्पेयरमेंट लॉस को टैक्स वाले नहीं मानते। कितना? 50। अच्छा, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अभी तक ऐड नहीं की, बाकी सारी चीज़ें तो हमने कर दी हैं। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड नहीं हुई। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है सही, लेकिन अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन का डिफरेंस दे दिया उसने। ऐसा ही है ना, अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन का डिफरेंस दे दिया। तो अगर टैक्स डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगी तो माइनस किया करेंगे, अगर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ज़्यादा हुई तो ऐड किया करेंगे। Impairment loss of 50 million was recorded in P&L। ये पास पेपर क्वेश्चन नंबर 12 में था इम्पेयरमेंट लॉस। टैक्स वाले इम्पेयरमेंट लॉस को नहीं मानते। During the year, HL sold a machine whose WDV exceeded the accounting WDV by 35, जिसकी अकाउंटिंग वालों की बीवी टैक्स वालों की बीवी से कितना फर्क पड़ गया? 35। अच्छा, एक तो PPE का भी अकाउंट बनाना है अकाउंटिंग वालों के मुताबिक, और एक PPE का अकाउंट बनाना है टैक्स वालों के मुताबिक। और एक डिस्पोजल अकाउंट बनाना है अकाउंटिंग वालों के मुताबिक, और एक डिस्पोजल अकाउंट बनाना है टैक्स वालों के मुताबिक। HL sold a machine whose tax BV exceeded accounting BV by 35। ये नोट करें जी, टैक्स BV exceeded the accounting BV by 35। जल्दी, लेकिन इसको इधर भी डालें ना। कितना? यहां भी डालें, ऐसे डबल एंट्री करें। अच्छा, एक और काम करें। टैक्स ऊपर ऊपर लाइन पढ़ें। टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सीडेड द अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बाय 116। टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सीडेड द अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बाय 116। इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री बताएं जो अकाउंटिंग वालों ने की है। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, PPE क्रेडिट, कितना? 50। अब ब्रॉड डाउन जाके देखते हैं नीचे से, जिस तरह पास पेपर क्वेश्चन नंबर 10 में था उसी तरह दिया हुआ है। पास पेपर क्वेश्चन 10 को इसने कॉपी किया है, उसी तरह नीचे ब्रॉड डाउन दिया हुआ है। नीचे जाके देखें, ब्रॉड डाउन दिया हुआ है। नहीं, 42 तो ओपनिंग WDVs का डिफरेंस, वो हाँ 42 तो TTD है, इसको उठाना पड़ेगा। ये नेट डेफर टैक्स एसेट है, मतलब ये है कि ये DTL था, ये DTA था, इसलिए नेट DTA बचा नेगेटिव। यहां पॉजिटिव लाइबिलिटीज के लिए यूज होते हैं और नेगेटिव क्योंकि टैक्स आमतौर पे लाइबिलिटी होती है।
और वैसे भी देखे ना, उसने लिखा हुआ है कि ये क्या है, डेफर्ड टैक्स एसेट है, तो फिर ऊपर वाला एसेट है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला लाइबिलिटी, और हमेशा ही ये रूल है, हमेशा ही ये रूल है। अच्छा, इसकी अब रिवर्स वर्किंग करेंगे, बल्कि यहीं पे कर लें। वर्किंग नंबर 6, DTL/A एज ऑन 31/12 पिछले साल के एंड, पिछले साल का एंड 22। ये रिक्वायरमेंट में तो नहीं मांगा हुआ, नहीं मांगा हुआ रिक्वायरमेंट, उसने दिया हुआ है खुद। पीपी कैरिंग अमाउंट नहीं गिवन, टैक्स बेस नहीं गिवन, डिफरेंस निकाल लेते हैं अभी। टैक्स जी क्या है, तो फिर बाप का नाम TDD, टैक्स रेट 30%, 42 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100, 140। इस तरह ना जरूरत पड़ने पे फिर वर्किंग्स खुलती हैं। अब इधर ग्रेटर का साइन लगाऊं या लोअर का? चलें ये नोट कर लें। इस लाइन का मतलब बताएं, द कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी एक्सीड द टैक्स बेस बाय 140। और ये लाइन पास पेपर क्वेश्चन 10 में मैंने लिखवाई भी थी आपको। मैंने यहां पे कहा था कि नीचे वाली से मुझे पता चला तो 0.0 डालें और यहां पे लिखें कैरिंग अमाउंट एक्सीड टैक्स बेस बाय 140। मैंने कहा था ये लाइन डालें और समझें ये सवाल का हिस्सा है। आप बता दें कैरिंग अमाउंट एक्सीड करिए टैक्स बेस से कितना? 140। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें assumptions नहीं लेनी। इधर देखें आप, अगर मैं इधर 140 और 0 लिखता हूं तो मसला बताएं क्या होना है? अकाउंटिंग बीवी ज्यादा है या टैक्स बीवी ज्यादा है? अकाउंटिंग बीवी ज्यादा है टैक्स बीवी से। कितना? 140। शायद इधर तो जवाब पॉजिटिव आ जाए, लेकिन इधर जवाब क्या आएगा? नेगेटिव। फिर क्या करूं? कुछ ना कुछ एज्यूम करूं। इधर 500 100 एज्यूम करने से भी नहीं गुजारा चलना माय डियर, 100 एज्यूम करने से भी नहीं गुजारा चलना। 100 से फिर दोबारा नेगेटिव ही आ जाना है। तो 200 एज्यूम कर लें, मैंने सोल्यूशन में 1000 एज्यूम किया हुआ है, तो बड़ा बड़ा एग्जामिनर को लिख के देना है यहां पे एज्यूम 1000, और यहां वर्किंग के रेफरेंसेस भी उसे बड़े बड़े करके देने हैं। उन्होंने पता चलना हो क्या रहा है, ये फिगर्स कहां से आ रही हैं। एज्यूम 1000। अब कैरिंग अमाउंट एक्सीड द, अब उसको 1000 करें, 1000 के साथ एग्जामिनर को बताएं वर्किंग 3 जमा 140, उसके साथ उसे बताएं वर्किंग 6, अब उसे बताएं मेरा 1140 निकल आया। क्योंकि उसे नहीं बिल्कुल पता चलना ये 1000 कहां से आया। या सवाल शुरू करने से पहले ना assumption दे दीजिएगा, सवाल के शुरू से पहले, ये भी एक तरीका होता है। पहले सफ़े पे ही सवाल के, आई हैव एज्यूम्ड द अकाउंटिंग द टैक्स WDV इज 1000, ओपनिंग टैक्स WDV इज 1000। जी नोट में नहीं, सवाल की पहली लाइन में दे दीजिएगा, वरना वो एंड तक परेशान ही रहेगा। चलें जी स्टार्ट करें, अब कैरी डाउन्स निकालें। वन 109 849।
1090849 वर्किंग नंबर नहीं, ये तो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट नंबर बी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एज ऑन 31/23 पीपी कैरिंग अमाउंट 109। प्लीज इसका वर्किंग का रेफरेंस पेपर में जरूर दे के आना है। 849 क्या टैक्स रेट अच्छा इस तरह लिख देना ऊपर DTL/DTA, बस अब नीचे इसी तरह चलाया करना है आइंदा पेपर में। ये वाली एब्रीवेशन एक्सेप्टेबल है, वरना पूरा लिख दीजिएगा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी स्लैश डेफर्ड टैक्स एसेट, और डेफर्ड टैक्स एसेट के लिए नेगेटिव यूज कर लीजिएगा। अगली एडजस्टमेंट, interest income for the year was 60, of which 15 was accrued. Working number 7. Interest income for the year was, इधर कैश आता है ना, इधर कैश आता है ना, और इधर P&L, आउट ऑफ विच अनअर्न्ड नहीं होती कभी भी इंटरेस्ट इनकम। इनकम्स के लिए एक्रूड का मतलब रिसीवेबल होता है। वैसे भी इंटरेस्ट इनकम दुनिया में कभी अनअर्न्ड नहीं हो सकती, इंटरेस्ट कोई भी एडवांस में नहीं जमा कराता, वो तो अलग बात है। लेकिन अभी ये बात मैं कर रहा था कि एक्रूड का लफ्ज इनकम के लिए जब यूज हो तो वो रिसीवेबल होता है। कैश बता दें, हाउ टू टैकल प्रिपेयर टी अकाउंट, आगे आप देख लेते हैं। थ्रू फाइनेंस एक्ट इनेक्टेड ऑन 18 दिसंबर, 18 दिसंबर को फाइनेंस एक्ट इनेक्ट हुआ है, यानी हमारे साल खड़े होकर अगले साल का रेट पता चल जाए तो वही रेट यूज करें। हमारे साल खड़े होकर अगले साल का रेट पता चल जाए तो वही रेट यूज करें। ये कोई IAS 10 नहीं है, IAS 10 होता है अगले साल कोई चीज पता चली, ये तो पता ही हमारे साल चल गई, तो IAS 10 की डिस्कशन नहीं है। ये IAS 12 में लिखा हुआ था कि हमारे साल खड़े होकर अगले साल का रेट पता चल जाए तो वही यूज करें। थ्रू अ फाइनेंस एक्ट इनेक्टेड ऑन 18 दिसंबर, इंटरेस्ट इनकम विच वॉज प्रीवियसली एग्जेम्प्ट, इसका मतलब है 18 दिसंबर से पहले ये एग्जेम्प्ट थी, विल नाउ बी टैक्सेबल फ्रॉम 2024 से टैक्सेबल होगी ऑन रिसीट बेसिस। अकाउंटिंग कौन सी फॉलो हो रही है? रिसीट बेसिस वाली। अकाउंटिंग कौन सी फॉलो हो रही है? कैश बेसिस वाली। आप बताएं कितना कैश मिल गया है और कितना मिलेगा? 45 मिल गया और 15 मिलेगा। अब क्या करते हैं जब कैश बेसिस हो? उल्टा दें इनकम को, उल्टा दें इनकम को और रिकॉर्ड कर दें कैश रिसीव्ड को। कितना? 45। नहीं, इस 45 को नीचे जाके 0% रेट लगाने, क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है। Was previously exempt but from 2024 the rate will be इतने। प्रीवियसली से हमारा साल ही मराद है। अब पहले एग्जेम्प्ट थी, 24 से इसका रेट, अगर 24 से इसका रेट लग रहा है तो प्रीवियसली से क्या मुराद है? फिर हमारे साल एग्जेम्प्ट है। तो बता दें, पिछले सालों में ज्यादा आसान होता था, उसमें ना इस साल कुछ ना कुछ टैक्स मांग रहे होते थे, तो हम इसको नीचे जाके ना कोई रेट लगाते थे। तो वो जो आदत पड़ी हुई है, अगर वो आदत आपकी बरकरार है तो उसको बरकरार रखें। इनकम उल्टाएं, कैश रिकॉर्ड करें, स्टेप 2। लेकिन इसको बेहतर है कि नीचे जाके एंड पे एड टैक्स ऑन 45 एट द रेट ऑफ 0। ये इसलिए मैंने करा दिया, कभी कभी इसका रेट भी अलग दिया होता है, तो इसलिए फिर ये करते थे हम। बाकी 15 बच गया। इफ कैश अकाउंटिंग इज यूज्ड, आंखें खोल के, इफ कैश अकाउंटिंग इज यूज्ड
then carrying amount will appear, however tax base will be zero. ये भी याद है आपको बात. और if accrual accounting is used, then जो carrying amount होगी वही हमारी tax base होगी. Interest receivable 15, क्योंकि कैश अकाउंटिंग है. कैश अकाउंटिंग वाली दुनिया में रिसीवेबल्स एग्जिस्ट. इस 15 पे बताएं डेफर करके कितना टैक्स देना है. इस 15 पे आपने डेफर करके कितना टैक्स देना है. द टैक्स रेट इज 30% एक्सेप्ट डिविडेंड. अल्हम्दुलिल्लाह इंटरेस्ट पे भी 30 लगेगा, डिविडेंड के अलावा टैक्स बेस 30 है सारे. हाँ, उन सवालों में इंटरेस्ट का अलग रेट दिया होता था, इस सवाल में नहीं दिया हुआ इंटरेस्ट का अलग रेट. तो कौन सा लगाएंगे फिर. अगले सालों से तो टैक्सेबल है ना, हमारे साल सिर्फ माफ है. तो हमारे साल 45 माफ कर दें, और जो रिसीवेबल रिसीव होने अगले साल उस पर कितने % टैक्स देना पड़ेगा. कहते हैं ऑन रिसीट हाउ मच रिसीट इज पेंडिंग. ये 15 कब रिसीव होगा, तो उस वक्त इस पर टैक्स दे दीजिएगा डेफर करके. जी कितना आ गया 4.5. नीचे भी समझने के लिए आप ये डालें टैक्स ऑन 45 एट 0%. चलें आगे. वर्किंग 7 को सफाई हस्ती से मिटा दें. स्टोरेज एंड स्पेयर्स एट 31 नंबर 2. सैलरीज एक्सपेंस एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस अमाउंटिंग टू रुपीज 32 मिलियन एंड 16 मिलियन ऑफ 22. ये तो प्रायर ईयर का है, हम तो 23 में हैं. सैलरी एंड इंश्योरेंस ऑफ 22 वर डिसअलाउड बाय टैक्स अथॉरिटीज. क्योंकि हमने ये पेमेंट्स करते हुए टैक्स नहीं काटा. और यार रीजन ना बताया करो, बस तुमने लिख दिया डिसअलाउड. ये रीजन हमने कैफ 2 में पढ़ी थी. रीजन हम कौन सी पूछ रहे हैं. रीजन बतानी है, बताओ, वो तुम्हारी मर्जी है. रीजन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हमें बस बताओ तुम लोगों ने डिसअलाउ करना है. उन्होंने कहा हमने डिसअलाउ करना है. हमने फैसला कर लिया कि अब हम अपील नहीं कर रहे. बता दें आप क्या करना है. हमने फैसला कर लिया कि अब हम अपील नहीं कर रहे इसके खिलाफ. इसका मतलब है हम मान गए हैं. अगर हम मान गए हैं तो हमारे साल खड़े होके अगर पिछले साल के प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहे हैं, डिडक्शन नॉट अलाउड होकर प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो इसको हमारे साल के नोट के मुंह पे डालेंगे. किस नाम से. हाँ. अब रिक्वायरमेंट नंबर ए. रिक्वायरमेंट नंबर ए, कंपनी का नाम हैंडसम लिमिटेड, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2023. टैक्सेशन टैक्स एक्सपेंस अच्छा, मैंने कहा था इसको ना थोड़ा चेंज कर दें. मैं इस तरह लिखा करता था पहले. ये इस तरह लिखा करता था, इस तरह ना लिखा करें. मैंने कहा था आप चेंज कर दें थोड़ा सा. CTE को दरमियान में ले आए. CTE को दरमियान में ले आए. CTE को दरमियान में ले आए और DTE को नीचे ले जाएं. अब करंट टैक्स एक्सपेंस करंट ईयर और प्रायर ईयर, ये वर्किंग 1 से थोड़ी देर में आ जाएगा. प्रायर ईयर का टैक्स बढ़ाना है या कम करना है. खर्चे डिसअलाउ होने से प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, लेकिन पिछले साल का प्रॉफिट, इसलिए हमारे साल के PBT में ना डालें, वर्किंग 1 में ना डालें. पिछले साल का प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा. प्रॉफिट बढ़ने से टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, तो टैक्स बढ़ रहा है. अमाउंट प्लस इंटू इसको याद से ना नोट में भी डालना है, क्योंकि वरना फिर नोट आउट हो जाना इतने से ही. 14.4 को दोनों जगह डालना होता है. नहीं, रेट ये उसी साल वाला लगेगा.
लेकिन पिछले सालों का रेट नहीं दिया हो ना, रेट पिछले साल की लगेगा क्योंकि गलती पिछले साल की निकाली है ना। और इसको चेंज इन एस्टीमेट कहते हैं, ये एरर नहीं है। अगर एरर होती तो इसको खर्चे में ना डालते, इसको आर ही डेबिट करते इससे। अभी हम खर्चा डेबिट करेंगे, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेएबल क्रेडिट। ये चेंज इन एस्टीमेट है। पिछले साल की गलती वैसे हमारे साल पता चले तो उसको एरर कहते हैं, लेकिन ये एरर नहीं है, ये चेंज इन एस्टीमेट है। क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स इसलिए लफ्ज बोला जाता था कि टैक्स वाले टैक्स को बदल सकते हैं। इसको नोट में भी डालेंगे, नोट आप लोगों ने खुद ही बनाना है, उसके लिए मैं आपको 2-3 मिनट दूंगा। ओके, स्टोरेज एंड स्पेयर्स एट 31 दिसंबर 2023 पर 180 मिलियन। ये कहाँ होंगे, अकाउंटिंग की किताबों में, टैक्स की किताबों में? अकाउंटिंग की। आफ्टर डिडक्टिंग अ लॉस ऑफ 19 मिलियन ऑन ऑफ एनआरवी, एनआरवी लॉस माइनस करके कितने पे आ रहे हैं? 180 मिलियन। तो इसका मतलब है अब किताबों में कितने पे हैं? 180। लेकिन 180 में से कुछ माइनस किया होगा तो एनआरवी लॉस लेस एनआरवी लॉस, 19 का लॉस माइनस किया होगा तो एनआरवी आई होगी ना। तो फिर कॉस्ट कितनी थी? 199। तो कॉस्ट माइनस एनआरवी लॉस इज इक्वल टू एनआरवी। तो दिस इज नॉट अलाउड फॉर टैक्स, टैक्स वाले एनआरवी लॉस को माइनस नहीं करने देते। लेकिन मैंने बताया था ये परमानेंट डिफरेंस नहीं है, मैंने बताया था ये परमानेंट डिफरेंस नहीं है। असल में होगा ये, वेल डन, असल में होगा ये कि हमने 19 इस साल खर्चे में डाल दिए, 180 अगले साल खर्चे में डाल देंगे जब बिकेगा, और वो पूरा 199 अगले साल खर्चे में डाल देंगे क्योंकि उनकी नजर में ये स्टॉक है ही 199 वाला। और इंपेयरमेंट लॉस के साथ भी उसने लिखा हुआ था इंपेयरमेंट लॉस टैक्स वाले नहीं मानते। इसका मतलब ये नहीं था कि परमानेंट डिफरेंस था, इसका मतलब ये है कि वो टैक्स डेफिशिएंट रिकॉर्ड कर लेंगे, हम इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करते रहे। तो ये कोई परमानेंट डिफरेंसेस नहीं है कि एंड पे नोट में भी आ रहे हों। आप बता दें अकाउंटिंग वाले तो किस पे शो करेंगे? 180 पे। स्टोर्स एंड स्पेयर्स अकाउंटिंग वाले किस पे शो करेंगे? लेकिन वो लोग 180 प्लस, ये ना भी लॉस रिकॉर्ड कर रहा हूं या रिवर्स कर रहा हूं ताकि कॉस्ट आ जाए 199। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज लेस देन टैक्स बेस ऑफ एसेट, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। जी बोलें, डिडक्टेबल क्यों है? सारे इधर देखें, हम फ्यूचर में खर्चे में कितना डालेंगे? स्टॉक बिकेगा तो खर्चा ही होगा ना। फ्यूचर में ये लोग कितना डालेंगे खर्चे में? तो वो ज्यादा डालेंगे खर्चे में तो डिडक्शंस बढ़ जाएंगी, तो इसलिए इसका नाम डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। बोलें, डेफर्ड टैक्स एसेट। बार बार नहीं लिखना तो हल क्या है, ऊपर एक ही दफा लिख दें, डीटीएल के साथ पॉजिटिव और डीटीए के साथ नेगेटिव। सॉरी, करंट टैक्स में टैक्स वाले एनआरवी लॉस को नहीं मान रहे तो क्या करें? एनआरवी लॉस से प्रॉफिट तक पहुंचते माइनस हो चुका हुआ है, हाँ, तो फिर ऐड कर दें। और अगर वो मान रहे होते तो फिर कुछ भी ना करते, लेकिन कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में 180 तो शो करके आना था ना, उसके मार्क्स होने थे। फिर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में 180 शो करके आना था। डिविडेंड इनकम इज 28 मिलियन, डिविडेंड्स आर टैक्सेबल एट रिड्यूस रेट ऑफ। कोई रिसीवेबल वगैरह, अनअर्न्ड वगैरह कोई ऐसी कहानी है इसमें तो टी अकाउंट बनाने की जरूरत। डिविडेंड इनकम 28 है और इस पर रेट है 10, तो डिविडेंड को अब इधर पड़ा रहने दें 466 में या निकाल के नीचे ले जाएं? निकाल के नीचे ले जाएं। लेस डिविडेंड कितना, निकाल के इधर लेके जाके ऐड, ऊपर डाल दें नीचे डाल दें जहां मर्जी डाल दें, ऐड टैक्स ऑन डिविडेंड 2.8।
डेफर करके क्यों नहीं मैंने टैक्स निकाला? क्योंकि कहीं रिसीवेबल का लॉस नहीं लिखा हुआ, बस इनकम है। तो इस साल इस पे कितना रेट लगना है? 10%। During the year, HL paid fines of 24 million which are not deductible for. यार इजी नंबर क्यों देता है? कितना? During the year, HL expensed out 70 million. P&L में कितना चला गया? 70। टैक्स वाले कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग, जो आप लोगों ने एम्प्लॉइज को निकाला ना, रिडंडेंसी कॉस्ट्स, इनको आप लोग रिकॉर्ड करो आहिस्ता आहिस्ता। हमारे साल से शुरू कर दो, वैसे अगले साल से भी हो सकता था, हमारे साल से ही शुरू कर दो, इनको आहिस्ता आहिस्ता रिकॉर्ड करो। तो मुझे बताएं कि अकाउंटिंग वालों IAS 37 में क्या एंट्री करते हैं रीस्ट्रक्चरिंग की? एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग क्रेडिट। अकाउंटिंग वालों ने 70 खर्चे में डाला हुआ है, टैक्स वाले कह रहे हैं 70/5 खर्चे में डाल दो। चलो ऐड हमारे वाली रीस्ट्रक्चरिंग लेस अलाउड 70/5 और रीस्ट्रक्चरिंग एसेट। अजीब सी IAS 37 को गुस्सा चढ़ा होगा देख के कि रीस्ट्रक्चरिंग को एसेट बना रहे हैं। जाहिर बात है जिस चीज को आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में डालते हैं उसे एसेट कहते हैं, लेकिन ये टैक्स वालों की नजर में एसेट है, हमारी नजर में नहीं है। जी हमारी बैलेंस शीट में कितना नजर आ रहा होगा? नहीं आ रहा होगा, रीस्ट्रक्चरिंग के नाम से कुछ नजर नहीं आ रहा होगा ये खर्चा। क्यों नहीं नजर आ रहा होगा एसेट? क्योंकि ये एक्सपेंस हो गया। और इधर 70 माइनस 56, हमने कितना डिडक्ट कर लिया? 70। वो कितना कर लेंगे? 14 कर लिया उन्होंने, कितना कर लेंगे? 56। तो 56 इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर। मुझे तो यही लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता 4 सालों में 56 इज डिडक्टेबल इन। वैसे भी रूल आपको याद है, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज लेस देन टैक्स बेस ऑफ एसेट देन इट इज डिडक्टेबल। टेम्परेरी डिफरेंस DTA। ओके आगे चलें। नेट डेफर्ड टैक्स एसेट अनयूज्ड लॉसेस कितने हैं? 54। ड्यूरिंग 2022 HL इनकर्ड अ लॉस ऑफ 284। जरा लगाएं 284 पे 30%। 85 against which we expected at that time to be utilized only 180 million against। अब ये कॉन्सेप्ट था, एक दो दफा क्लास में डिस्कस हुआ था, इस कॉन्सेप्ट को जरा देख लें क्या था। 2022 में हमें एक लॉस आया है, कितना? करंट टैक्स में हमें लॉस आया 284। तो मैंने कहा था कि 31/12/22 की DTL/A एज ऑन की वर्किंग में, ये भी मैं 284 की बात कर रहा हूं, इसको लेके जाएं अनयूज्ड लॉसेस, टैक्स लॉसेस। इसकी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस नहीं होती, डायरेक्ट डिफरेंस के कॉलम में आपने लिखना होता है। अच्छा जी, डायरेक्ट डिफरेंस कॉलम में नहीं लिखना, मादरत डायरेक्ट इसका ऐसे बनाना होता है, डिफरेंस के कॉलम में भी नहीं लिखना होता। इसका आप DTL/DTA बनाएं। कितना लॉस आया? 284 ज़रब 30%, 85.2 डेफर टैक्स एसेट। इसकी नेचर समझें। ड्यूरिंग 2022 वी इनकर्ड अ लॉस ऑफ 284।
जब लॉस आ गया ना 284 का, तो जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है उनको पता है इस साल का बिजनेस लॉस अगले साल के बिजनेस प्रॉफिट्स में से माइनस हो सकता है। कहीं कुछ 6 साल का बिल शायद आपने पढ़ा हो जिंदगी में कहीं टैक्स में, तो इस साल का बिजनेस लॉस अगले साल के बिजनेस प्रॉफिट्स में से माइनस हो सकता है। इस वजह से हमें एक तरफ लॉस आ रहा है, दूसरी तरफ मुझे खुशी मिल रही है कि अगले साल जब ये लॉसेस में अगले सालों के प्रॉफिट्स में से माइनस करूंगा तो मुझे एक बेनिफिट मिलेगा। वो मुझे बेनिफिट फ्यूचर में नजर आ रहा है। उस बेनिफिट को हमने कहा था आज रिकॉर्ड करेंगे ऑन डेफर टैक्स की वर्किंग में जाके। डेफर करके मुझे 85 का फायदा आएगा। लेकिन IAS 12 कहते हैं रुको, ठहरो, मेरी सुनो। कहते हैं आपको फ्यूचर में उम्मीद भी है कि 284 तक के प्रॉफिट आ जाने हैं। अब आप अगले 200 साल के फ्यूचर को देखेंगे, जहां तक आपको फ्यूचर नजर आ रहा है आप देखेंगे, सारे सालों में मिला के आप देखेंगे कितने प्रॉफिट्स की उम्मीद है। वो कहते हैं अगेंस्ट विच HL एक्सपेक्टेड एट दैट टाइम टू बी एबल टू यूटिलाइज 180 अगेंस्ट फ्यूचर। मेरा ख्याल था कि आइंदा कभी मुझे प्रॉफिट्स आ भी गए ना तो मैक्सिमम अगले सारे सालों में मिला जुला के भी 180 आने, उससे ज्यादा नहीं आने। तो क्या 284 को फ्यूचर में माइनस करूंगा, या यहां स्टैंडर्ड कहता है ना मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन देखो, यहां कहता है स्टैंडर्ड के मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन देखो। तो मैंने यह बताया था कि अगर कभी फ्यूचर के अंदर आपको उम्मीद हो के प्रॉफिट्स कम आने हैं, अब आप डेफर टैक्स पूरा क्रिएट करें या एसेट्स क्रिएट करने में एहतियात किया करें। भाई आंखें तेरी, हाँ हो रही थी, वीडियो दिखा दूंगा मैं, ऐसे क्यों देख रहे हो। अच्छा तो आप बता दें मेरे लॉसेस कितने आए, मेरा राइट क्या है कि मैं कितने लॉसेस फ्यूचर में माइनस कर सकता हूं प्रॉफिट के अगेंस्ट 284। लेकिन मुझे उम्मीद क्या है कि फ्यूचर में आने कितने प्रॉफिट है। तो मैंने कहा था फिर ऐसे किया करें, इसको काटें, फ्यूचर में सिर्फ 180 आने की उम्मीद है तो 180 पे डेफर टैक्स एसेट बनाएं कितना। ओए वो तो उसने बनाया हुआ है, वो तो उसने, अल्लाह का शुक्र है 180 इंटू 30% 54 उसने बनाया हुआ है ऑलरेडी। ये तो उसने बनाया हुआ है, तो कोई मसला नहीं। अब मसला ये कि इस साल अगर प्रॉफिट ज्यादा आ गए उससे तो करना क्या है वो फिर मैं आपको बता देता हूं थोड़ी देर में, उसको भी छोड़ें। तो कहानी कुछ ऐसी है। तो ऐसा करें ना, आप लोगों ने तो वर्किंग 6 खोली हुई है, तो वर्किंग 6 में जाके ना ये करें, वर्किंग 6 में अनयूज्ड, भाईजान ये पिछले साल की कर रहा हूं मैं वर्किंग, मुझे पता है। अनयूज्ड लॉसेस आए कितने 284। मेरा हक क्या है कि कितने लॉसेस माइनस कर सकता हूं 284, लेकिन मुझे कितने प्रॉफिट्स आने की उम्मीद है 180 का डेफर टैक्स एसेट बनाएं। अब ये दिल को तसल्ली है सिर्फ कि आप लोगों ने वो वर्किंग जो सवाल में हुई हुई थी उसी को दोबारा करके देख लिया, लेकिन ये दिल की तसल्ली पूरी करें, दिली की तो तसल्ली चाहिए, वरना जिगर की तसल्ली तो कब की हो। अच्छा हाँ, ये वाला जो बैलेंस होगा ना ये मैं डेफर टैक्स का ब्रॉड डाउन लूंगा, डेफर टैक्स के टी अकाउंट का। टी अकाउंट अभी खोल लेते हैं। डन, ओके। प्रॉफिट वैसे लॉसेस तैयार रखिएगा 284 माइनस करने के लिए, तैयार 284 माइनस, लेकिन उम्मीद कितनी थी 180 की। तो उम्मीद पे एसेट बनाना है या पूरे 284 पे बनाना है, उम्मीद पे बनाना है। अल्लाह के हुक्म से दुनिया कायम है, उम्मीद पे तो नहीं दुनिया कायम। ओके अच्छा भाई अब ऐसा करें कि इसका टोटल कर लें, इसका टोटल कर लें। डिस्पोजल का गेन लॉस मिस हो गया, सॉरी, उसी वक्त निकलवा देना चाहिए था। डिस्पोजल का गेन लॉस यार मिस हो गया, ये निकाल दें। कैश 100 रुपया ले लें, मैं तो मशवरा देता हूँ बिला वजह फिगरें एज्यूम ना करें, कैश 0 ले लें। चलें, अकाउंटिंग वालों का लॉस या गेन 0, वोल्ट आने की जरूरत नहीं। टैक्स वालों का 35, बोलें ये क्या है
लॉस है, तो अकाउंटिंग वालों का लॉस उल्टा के टैक्स वालों का लॉस माइनस कर दें 35 लेस टैक्स लॉस ऑन डिस्पोजल। वर्किंग नंबर 5। एग्जामिनर भी कहेगा होनी याद आया तीनों। चल टाइम याद आ गया, शुक्र है। अच्छा जी 376। वैसे हम बहुत ही ज़्यादा प्रूडेंट हो गए थे कि फ्यूचर में सारे ही सालों में 180 के प्रॉफिट्स आने हैं। अल्लाह का शुक्र है अगले साल ही 376 के आ गए। हमने सोचा था अगले सारे सालों में 180 कमाएंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 376 आ गए हैं। आप बताएं वो जो 180 हमने रखे हुए हैं उन्हें माइनस करें या सारों को ही बुला लें? सारा लॉस ही बुला लें, माइनस कर लें। राइट तो हमारा पूरा है ना माइनस करने का। वो तो एसेट बनाते हुए एहतियात की थी, अब तो मौका लगे तो बस बड़ी है, बस बड़ी है, इसमें 376 सवारियां बैठ सकती हैं, तो हमारे पास सवारियां ही कितनी पड़ी हैं 280, उनको बिठाएं और बस चलाएं। लेस ब्रॉट फॉरवर्ड 2022 का कितना? तुसी एक ही बारी थले हो जाओ, मेरे रजिस्टर ते जगह ही मुक गई सी, मैनू तो आप समझ नहीं आ रही कितने फिगरा पावां। इन नोट च जाके घुस गया। ओके चलें जी, बोलें। इसको थोड़ा थले करें ना। ये वैसे मैं बड़ा खुश हुआ था इस अटेम्प्ट में कि उसने एक एडजस्टमेंट भी ऐसी नहीं की जो पास में टेस्ट ना की हो। ये जो आखिरी वाली एडजस्टमेंट है ना, ये भी एक पास पेपर में टेस्ट हुई हुई है। पास पेपर कैसे 13-14 है कोई है, उसमें ये टेस्ट हुई हुई है, ये वाली जो अभी करा रहा हूँ जी। टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। सोल्यूशन पहली दफ़ा किताब में डाला है, ज़रा देख लें, कोई 30.4 ही है ना। सोल्यूशन में कोई एरर है तो वो भी सही करा दूँ। यही है 30.4 ही है। अच्छा वो मुझे बता दें, अब डेफर टैक्स की वर्किंग पूरी करा दें यार। अनयूज लॉस अब कितना डालूं? अब नहीं है कोई अनयूज लॉस। कुछ ऐसे लॉसेस नहीं बच गए जिनको अगले साल माइनस करना है, पूरे ही माइनस हो गए हैं। कराएं फिर टोटल 50। अल्लाह का शुक्र है पहले ही रेट लगे लुगे हैं, 30% लगा लुगा है। अब वर्किंग नंबर डिसाइड कर लें कौन सी है। 9 डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट। ओपनिंग एसेट है, सवाल में जाके देखें 12 का। ओपनिंग सवाल में जाके देखें, एसेट है 12 का, और क्लोजिंग लाइबिलिटी है ओहो जी 0.3। अब इस टी काउंट में कौन सी 2-3 चीजें और आ सकती हैं जिसके बाद डीटीई बैलेंसिंग आएगा? इस टी काउंट में 3 चीजें और आ सकती हैं। रेट चेंज ब्रॉड डाउन या कैरी डाउन का कोई और हो, या कोई एसेट रीवैल्यू हो रहा हो, या IFRS 9 में फेयर वैल्यू रिजर्व आ रहा हो। ये 3 चीजें डेफर्ड टैक्स अकाउंट में आ सकती हैं। इसके बाद अगर अब इन तीनों कोई नहीं है, अब इसके बाद अगर कुछ बचेगा तो उसे डीटी में ले जाएं। 66.3 जी 66.3 और 30.4 इन दोनों को ले जाएं। 66.3
और 30.4। सब पॉजिटिव है। चलें जी, अब मैं 2 मिनट दे रहा हूं, नोट बना लें। रिकॉन्सिलिएशन अच्छा हो गया, वैसे ये पूरा सवाल हो गया है। आप तो सही हुए थे। वेट, बैठो बस, इंशाल्लाह 2 मिनट में क्लोज करें। जल्दी आ जाए। मेरे लिए ये हाथ खड़ा करें, नोट बन गया तो। इन द एंड कोई एक दो चीज ऊपर नीचे होगी ना तो आपने परेशान नहीं होना कि टैली नहीं हो रहा। मेजर चीजें डाल देनी है बस नोट में, एक दो चीज ऊपर नीचे हो जाती है, खैर है। जी, रेज योर हैंड्स। रेज योर हैंड्स। हो गया, ठीक है। एक हो गया। डन। नहीं नहीं हो रहा, बस वो गलती देखनी है कहाँ पे हो रही है। सारे तरफ बना लें एक दफ़ा, ट्राई तो करें ना, ट्राई अगेन, देख लें गलती कहाँ हो रही है। एक ही चीज़ है जो मेजॉरिटी मिस कर रहे होंगे, वो क्योंकि क्लास में हुई सिर्फ एक या दो दफ़ा थी। अच्छा यार, नोट में एक चीज़ आती है, जब पिछले साल मैंने डेफर्ड टैक्स एसेट अनयूज्ड लॉस का कुछ और बनाया हो और इस साल मुझे फायदा उससे ज्यादा हो गया हो। पिछले साल जो फायदा सोचा था वो कुछ और है और इस साल जो फायदा हुआ वो कुछ और है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ये भी नोट में जाता है। ये कितने लोग लेके गए हैं? गुड, वो मैं दिखाता हूं जरा आपको, शायद याद आ जाए। अच्छा, जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने? 466। इस पे रेट क्या लग गया? 30%। जवाब क्या आ गया? 139.8। कितनी इंटरेस्ट इनकम जो है वो माफ है? 45। ये पूरी की पूरी इंटरेस्ट इनकम बोलें क्या है? माफ है। तो 45 इंटू 30%, 13.5। कितनी इंटरेस्ट इनकम माफ है जाके देख लें। 45 माफ है ना? ओके, नेक्स्ट। अच्छा जी, फाइन भी डिडक्शन नॉट अलाउड है, उनको भी क्या कर दें? डिविडेंड पे कितना टैक्स लगना था? 30%। कितना वैसे डिविडेंड पे पूरे बिजनेस पे कितना लगता है? 30। डिविडेंड पे कितना लगा है, कितना नहीं लगा? वो लगा दें। कितने प्रॉफिट माइनस करने का, कितने लॉसेस माइनस करने का सोचा था? करंट टैक्स में कितने हो गए? जो ज्यादा माइनस हो गए तो ज्यादा फायदा मिल गया। पहले फायदा सोचें, ये है करंट टैक्स में बड़ी फिगर माइनस होगी ना तो फायदा हो गया। कितने लॉसेस माइनस करने का सोचा था? कितने लॉसेस माइनस किए? कितने ज्यादा माइनस किए? 10। ये 104 की मुझे क्या मिली? खुशी।
इस खुशी को नेगेटिव साइन के साथ शो करेंगे, क्योंकि टैक्स पॉजिटिव टाइप चीज है। ये जो ज्यादा खुशी मिली, किस किस पर खुशी रिकॉर्ड कर ली थी लेकिन खुशी ज्यादा मिल गई, ये था एक। बाकी 14.4 तो एज इट इज आ रहा है। अच्छा, अब जरा ये देख लें एक दफा, इधर देखें भाई, इंटरेस्ट इनकम भी मुझे अच्छी तरह याद है, 2 दफा जाता होता है। देखो 60 है ना, 60 में से जो 45 है, इस पे लगा कितना, 0, और हमने प्रॉफिट्स पे कितना लगा दिया था, 30, तो 30 और 0 का डिफरेंस 30, तो इसलिए मैंने 60 में से 45 लगा दिया, बच कितना गया, 15 पर मैंने डेफर करके भी 30 ही लिया हुआ है, इसलिए इसको रेट चेंज में रिकॉन्सिलेशन में लेके, क्योंकि इसकी वजह से रिकॉन्सिलेशन आउट ही नहीं हो रही। लेकिन डिविडेंड देखें, डिविडेंड पे कितना लगना है, 10%। तो क्या क्या गया है, डिविडेंड गया है, क्यों गया है, 30 और 10 का डिफरेंस है, और 45 क्यों गया है, क्योंकि 30% और 0% का डिफरेंस है। 45 का जो 15 वाला हिस्सा है, 60 का जो 15 वाला हिस्सा है 45 के अलावा वाला, वो 15 क्यों नहीं गया, उस पर पहले ही 30% लग गया। और एक नई चीज थी जो आपको याद कराई आज काफी अरसे बाद। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।